सो गाइज नेक्स्ट वी कम टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. ठीक है, इसे ही शॉर्ट में आप देखेंगे, इसको लिखा जाता है IBC. ठीक है, इसी में रिफॉर्म्स की बात की गई है. दैट this year in the budget itself, government had said that regarding international insolvency also we are going to add certain provisions in this insolvency and bankruptcy code. ठीक है, now this insolvency and bankruptcy code is a very major reform that was brought in our country, and it was brought in through an ordinance in 2016. Later it was brought in as a law in 2017 where it was passed by both the houses of the parliament. सो कानूनी रूप से 2017 में आ रहा है, लेकिन ऑर्डिनेंस के फॉर्म में 2016 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था. ठीक है, नाउ दिस पर्टिकुलर कोड गेव मोर पावर्स टू RBI विद रिस्पेक्ट टू इंसॉल्वेंसी कंडीशंस, एंड दिस पर्टिकुलर लॉ व्हेन इट केम इन ऑल्सो मेड सर्टेन चेंजेस इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. तो कुछ चेंजेस, कुछ अमेंडमेंट्स किए गए कहां पर? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में. क्योंकि याद रखिए यहां पर क्या किया जा रहा है, मोर पावर्स आर बीइंग गिवन टू RBI, टू द रेगुलेटर इटसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू इंसॉल्वेंसी कंडीशंस. राइट, जहां पर भी इंसॉल्वेंसीज बढ़ रही होंगी या फिर हमारे पास NPAs की सिचुएशन बढ़ रही होगी बैंक्स के लिए, तो उस बैंक के रिस्पेक्ट में, राइट, या इंसॉल्वेंसी के रिस्पेक्ट में जहां पर मल्टीपल बैंक्स भी इन्वॉल्व हो, लेकिन जो इंसॉल्वेंसी क्रिएट करने वाली पार्टी है वो सेम है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से XYZ कंपनी हैज टेकन लोन्स फ्रॉम मल्टीपल बैंक्स एंड नाउ XYZ कंपनी इज सेइंग दैट आई कैन नॉट पे और इज फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स. सो ऐसी सिचुएशन में रेगुलेटर की भूमिका बढ़ जाएगी. सो रेगुलेटर, I mean, more powers are being given to the regulator itself, and thereby regulator has, I mean, you can say, superseding powers in order to initiate the insolvency proceedings under insolvency and bankruptcy code, where the code itself specifies that when I come in, I will speed up the resolution process. मैं क्या करूँगा, मैं आते ही इसको resolve करने की process को speedify कर दूँगा. I will speedify the resolution process of the NPA itself, of the insolvency, right? And this particular code, insolvency and bankruptcy code, it is applicable not just to individuals. अच्छी बात यह है कि ये इंडिविजुअल्स पर तो लगता ही सकता है, साथ साथ इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ओवर कॉर्पोरेट्स, ओवर कंपनीज. राइट, सो इट कवर्स द एंटायर एम्बिट. आपके पास जितनी भी तरह की कंपनीज, कॉर्पोरेट हो सकते हैं, जितने भी तरह की आपके पास फर्म्स हो सकती हैं, राइट, जिस भी नेचर की हो, ये सबको कवर कर लेगा. राइट, सो इट विल कवर योर पार्टनरशिप्स, it will cover individuals, it will cover corporates, right, everybody, right? Plus it specifies specific bodies for resolution, right? So as adjudicatory body, मतलब adjudication का मतलब हुआ जैसे हमारे पास biggest adjudicatory body in this country is Supreme Court. Adjudicatory body is simply supposed to listen to the grievance, है ना? तो मान लीजिए अगर हमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो हम जुडिशरी के पास जाएंगे. राइट, हम सिंपली सेशंस कोर्ट के पास जाएं. क्रिमिनल नेचर का केस होगा तो हम उससे बड़ी कोर्ट के पास जाएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएं, राइट, फिर हाई कोर्ट जाएं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएं. सो सिमिलरली यहाँ पर भी एक एडजुडिकेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है विच इज गोइंग टू हियर द ग्रीवेंस ऑफ बोथ द पार्टीज. राइट, सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड स्पेसिफाइज अ बॉडी इन इटसेल्फ. राइट, ये कहता है कि इंडिविजुअल्स का केस सुनने के लिए हमारे पास DRTs रहेंगी, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, एंड फॉर कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज देयर शैल बी NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, which is going to hear the case. Plus also specifies that there is also going to be appellate bodies, right? मतलब अगर आप नाखुश हैं तो आप अपील कर सकते हैं, right? जिसको appellate tribunal सुनेगी. ठीक है, so remember what does IBC do? प्रॉब्लम देख रहे थे NPAs के रिस्पेक्ट में कंट्री में. सो NPAs की प्रोसेस को स्पीडली रिजॉल्व करने के लिए IBC तत्पर रहेगा. सो IBC इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. इट विल स्पीड अप द रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ दीज NPAs. राइट, सेकेंडली इट इज स्पेसिफाइंग टाइम बाउंड 180-day process, right? That this is going to be the process which is going to be followed for resolution of the insolvent account itself, है ना? और एक टाइम बाउंड मैनर में कर रहा है, तो स्पीड भी कर रहा है और टाइम बाउंड भी स्पेसिफाई कर रहा है. थर्डली, इट इज ऑल्सो स्पेसिफाइंग स्पेसिफिक बॉडीज.
यहाँ पर बॉडीज को स्पेसिफाई कर दिया है कि किसको इसको कौन सुनेगा, जिसकी वजह से कोई भी अब है ना हमारे पास कोई भी डाउट नहीं है, इसमें संशय नहीं रहेगी। सो ऑटोमेटिकली इससे क्या होगा, द प्रोसेस इज बीइंग स्टैंडर्डाइज्ड, है ना। अब देखो जहां पर भी गवर्नेंस में प्रॉब्लम आता है वहां पर प्रॉब्लम इज मेजरली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। अगर हमें पता ही नहीं है कि बॉडी कौन सी होगी जो इसको रिजॉल्व करेगी, which governance mechanism can be applied, which body is going to be responsible, there will always be, I mean, delays, there will always be lack of resolution of the problem itself, right? And the problem will keep persisting. So please remember that once you standardize the entire process, then we can find out whether it is working or not, right? इनिशियल स्टेप यही होना चाहिए कि हम एटलीस्ट कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस ढूंढें। स्टैंडर्ड बनने के बाद वी कैन देन फाइंड आउट वेदर देयर इज अ लूप होल, वेदर देयर इज सम लैक, whether this is perfect or not, right? And we can make it perfect by looking for those loopholes. So ये आप कह सकते हैं एक initial point था, right? This was an initiating point with respect to resolving insolvencies in our country, right? मैं define भी करता हूँ what is insolvency itself. I think many of you would be knowing about it. See, insolvency is a situation when the individual or the company, right, is unable to repay their outstanding debt. अपना outstanding debt देने में असमर्थ है कोई भी व्यक्ति, right? So ऐसी situation को resolve करने के लिए हमारे पास insolvency and bankruptcy code है. So it was enacted in May 2016, as I said, through an ordinance, but it was brought in as a law in 2017 when it was passed by the parliament. It specifies a time-bound process of 180-day recovery process for insolvent accounts, where borrowers are unable to pay their dues. ठीक है? Next, so under the IBC, the creditors of these insolvent accounts presided over by an insolvency professional decide whether to restructure the loan or to sell the defaulter's assets to recover the outstanding debt. IBC में insolvency अगर हो गई है तो क्या होगा, right? आप भी समझ सकते हैं, right? There are 2 or 3 ways through which we can resolve it, right? Step 1 can be that you liquidate the asset, right? मान लीजिए हमारी कंपनी है, कंपनी कह रही है that we cannot pay off the money, right? So हम क्या करें, कंपनी के पास जितने भी assets हैं we liquidate them, right? So we liquidate the company, right? हमने सारे के सारे एसेट्स को बेच दिया, राइट? सो वी लिक्विडेट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1, राइट? ऑप्शन नंबर 2 कैन बी दैट यू कैन सेल द कंपनी टू अ बिगर कंपनी, राइट? आप क्या करें, आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करा दें, राइट? यू कैन सेल द कंपनी इटसेल्फ टू अ बिगर कंपनी, मर्जर्स एंड एक्विजिशन करा दें, राइट? दोनों में से कोई भी करा जा सकता है। वेयर अ बिगर कंपनी एक्वायर्स द स्मॉलर कंपनी, राइट? डिफॉल्टिंग कंपनी को खरीद लिया गया है एक बड़ी कंपनी के द्वारा, एंड नाउ दिस कंपनी विच हैज एक्वायर्ड, है ना, जो बड़ी कंपनी जिसने एक्वायर किया है, दिस एंटिटी नाउ लीगली इज सपोज टू पे ऑफ द लोन ऑफ द कंपनी विच इट हैज बॉट, राइट? सो द स्मॉलर कंपनी हैज बीन एक्वायर्ड, now this big company is going to pay off the loan to the banks, ठीक है? सेकंड ये हो सकता है, right? third option possible can be that if there is a genuine case, right, because of which the company has been unable to pay off its insolvency. For example, let's say the company is an infrastructure company. It had bid for a project, government project. It was successful in completing 60%, 70% of the project. But let's say due to change in certain conditions or due to protest or due to let's say XYZ reasons, it is unable to finish off the project and thereby the asset is not giving returns. So ऐसे genuine cases के लिए we can even allow the company to, pertain, right? We can still allow the company to move ahead, right? So third option can be that we can still allow the company to operate, but क्या होगा, right? We will ask the company that you need to give us some kind of, let's say, something in writing that how you are going to
लेट्स से पे ऑफ योर डेप्ट, राइट. सो अब किस तरीके से अपना डेप्ट पे ऑफ करेंगे उसको हमें एक टाइम बाउंड मैनर में आप हमें स्पेसिफाई करिए, राइट. सो वी कैन गिव सम काइंड ऑफ एक्सटेंशन टू दैट कंपनी. ठीक है. नाउ दीज आर द 3 you can say options that are available, right. So under the IBC, creditors of these insolvent accounts presided over by the insolvency professional will decide whether to restructure the loan or to sell the defaulter's assets, right. Last वाला simply restructuring हो रहा है, right. पहले वाले में और दूसरे वाले में हम सेल कर रहे हैं, we are selling the defaulter's assets to recover the outstanding amount. Now remember, if a timely decision is not arrived, right, then defaulter's assets are to be liquidated. फिर तो बिल्कुल सर्टेन है कि यहाँ पर रिकवरी जो होगी वो ऑप्शन ए के थ्रू ही हो सकती है, वेर यू सिंपली लिक्विडेट द एसेट्स ऑफ द कंपनी. अब सारे के सारे एसेट्स बेच दीजिए कंपनी के, राइट. सो प्रोसीडिंग्स अंडर आईबीसी दे आर एडजुडिकेटेड बाय डीआरटी. सो जैसे मैंने बताया, इंडिविजुअल्स के केस में वी हैव अ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल, एंड फॉर द केस ऑफ कॉर्पोरेट्स, फॉर द कंपनीज, we have NCLT, National Company Law Tribunal. NCLT, National Company Law Tribunal, which is going to adjudicate for corporate insolvencies. Okay, this is how it occurs. Now I am showing you this diagram. Through this you can understand it very easily, right. So insolvency bankruptcy code क्यों आया, right? Why was it brought in? It was brought in to speed up the resolution of stressed assets in the country. ठीक है. Now who is applicable under this? किसकी insolvency resolve की जा सकती है? It is applicable to individuals, it is applicable to partnerships, limited liability partnerships, LLPs, and even to the corporates itself. कब applicable होगा? When will it be applicable? It will be applicable, right? So the authority is to decide insolvency applications within 180 days, right? So 180 दिन के अंदर अंदर insolvency application को resolve करना है, right? Where fast track process of 90 days is also available for certain specific entities. कैसे होगा? It will be done by the adjudicatory authority, where we have NCLT for corporates and DRT for individuals and partnership firms. ठीक है. So you can simply remember this, through which you can remember your IBC code. Guys, next that I want to discuss with you is Basel norms. I'm sure you must have encountered this particular term with respect to banks. आपने सुना होगा कि बैंक्स को कुछ नॉर्म्स अडेयर करने पड़ते हैं जिनका नाम है बेसल नॉर्म्स, राइट. सो रिमेंबर, बेसल नॉर्म्स, दे आर सिंपली गुड बैंकिंग प्रैक्टिसेस, साउंड बैंकिंग प्रैक्टिसेस, राइट, विच आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एज गुड बैंकिंग प्रैक्टिसेस. ठीक है. सो बेसल गाइडलाइंस, दे सिंपली रेफर टू द ब्रॉड सुपरवाइजरी स्टैंडर्ड्स formulated by group of central banks, which is called as Basel Committee on Banks Supervision, Basel Committee on Banking Supervision, right. So एक BCBS नाम की कमिटी जो है ये फंक्शन करती है, right, and this BCBS committee is formed under your International Banks for Settlements, IBS itself. ठीक है, International Bank for Settlements. So इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं, the headquarters for IBS, they are in Basel, Switzerland. They are in a place called Basel. This is a place in Switzerland. That is why this is called as Basel Committee on Banking Supervision. So एक बॉडी हमारे पास इंटरनेशनल बैंक फॉर सेटलमेंट, which is central bank of all the central banks, where all your central banks are member of IBS. Now all these central banks, they meet and they formulate a committee. इन सब ने कमेटी बना ली, right, which is your Basel Committee on Banking Supervision. Now what will this committee do is it will look for good banking practices that central banks across the globe are following, right. So let's say if our central bank RBI is following some good practices, it will pick up that practice, है ना, उठा लेगा वहां से और कहेगा कि अच्छी प्रैक्टिस है, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस दैट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्लाइड. आरबीआई ने एक अच्छी प्रैक्टिस लगा रखी है भारतीय बैंकों के लिए, राइट, एंड देयर बाय इट विल discuss, right, that can other banks across the globe also implement something of this format. If everyone agrees, right, अगर सारे बैंक सेंट्रल बैंक्स एग्री कर जाते हैं, then this will become a part of Basel Accord or Basel norms, right. So up till now we have had 3 Basel Accords or Basel norms, right.
सो बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 जो है यही बेसल एकॉर्ड की शेप लेते हैं, यही बेसल नॉर्म्स कहलाते हैं, राइट। एम क्या है इसका? द एम इज वेरी सिंपल, we want to ensure the financial institutions they have enough amount of capital with them, right, to meet any kind of unexpected loss, unexpected situation that may arise in the economy में किसी भी तरह की समस्या आती है, किसी भी तरह का फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस आता है, ऐसी सिचुएशन में बैंक के पास अपने पास इट शुड हैव इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल इटसेल्फ टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस, ठीक है। सो रिमेंबर वी हैव हैड 3 काइंड ऑफ बेसल नॉर्म्स अप टिल नाउ. We have had Basel 1, Basel 2 and Basel 3. So I'm just giving you a simple timeline here. So Basel 1 came out in the year 1988. ये आया 1988 में Basel 1, and Basel 1 focused entirely on credit risk. Credit से जुड़ा हुआ क्या रिस्क है, right? So it defined capital structure of risk weight assets for the banks itself. And remember, right? टाइमलाइन देखिए आप 1988, राइट. सो व्हेन यू रीड अबाउट इट यू विल नोटिस वेरी केयरफुली दैट इन आवर बैंकिंग सिस्टम आल्सो, राइट, वी डिड हैव अ कमिटी, है ना. हमने नरसिम्हन कमिटी फॉर्मुलेट की थी, नरसिम्हन 1. सो नरसिम्हन कमिटी 1, राइट, actually is going to give us recommendations that central banks in India, that central bank should define these conditions. They should make certain rules and regulations for the banks to follow, right, based on their understanding of Basel 1 itself. तो बेसल 1 आया 1988 में ग्लोबली, उसी के आधार पे नरसिम्हन कमिटी ने भारतीय बैंकों के लिए भी मानक दे दिए, राइट, कि हमारे बैंक्स के लिए भी ये करना चाहिए, राइट. दीज काइंड ऑफ कंडीशंस शुड बी अडेयर्ड विद, राइट. सो Basel 1 focused almost entirely on credit risk. It defined capital and structure of risk-weighted assets for the bank, and the minimum capital requirement was fixed at 8% of risk-weighted assets. 8%, right, of risk-weighted assets. मतलब ऐसा पैसा जो बैंक के पास नहीं आ रहा है, right, risk-weighted assets, उसके proportionately 8% जो है minimum capital बैंक को hold करना चाहिए. So 8% of risk-weighted assets is your minimum capital requirement. So India adopted Basel guidelines in 1999. याद रखना, introduce पहले करते हैं, we introduce it first, then Central Bank of India, RBI will look at it. If it wants, it can increase the minimum requirements and will give certain timeline, है ना, कुछ time period specify कर देगा that banks in India need to adhere with Basel norms up till this year, ठीक है. So हमारे बैंक जो है Basel 1 guidelines पूरी तरीके से adopt कर चुके थे by the year 1999. Then we come to Basel 2. So Basel 2 norms came in 2004. So these guidelines, they were based on 3 parameters. That banks, they should maintain a minimum capital adequacy ratio, right, जिसको हम CAR भी कहते हैं, capital adequacy ratio of 8% of their risky assets. The banks, they were needed to develop and use better risk management techniques, right. So banks को क्या करना था, they had to categorize their risky assets, ठीक है. सो आपने सुना होगा ना, बैड लोन्स, स्टिकी लोन्स. सो इस तरीके से बैंक्स जो हैं अपने एसेट्स को कैटेगराइज करेंगे. सो दे विल डेवलप एंड यूज बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स इन मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ऑल द 3 टाइप्स ऑफ रिस्क विच इज योर क्रेडिट एंड इंक्रीज डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. सो द 3 टाइप्स ऑफ रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विद द बैंक इटसेल्फ इज योर ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क एंड कैपिटल रिस्क, राइट. सो इसके रिस्पेक्ट में बैंक जो है वो मैनेजिंग टेक्निक्स जो है वो डिप्लॉय करेगा. नाउ बैंक्स दे नीड टू मैंडेटरीली डिस्क्लोज देयर रिस्क एक्सपोजर टू द सेंट्रल बैंक. तो हर बैंक यहाँ पर डिस्क्लोज करेगा, खुद ही बता देगा, मैंडेटरीली डिस्क्लोज करेगा सेंट्रल बैंक को कि सर ये मेरा ऑपरेशनल रिस्क है, ये मेरा कैपिटल एसोसिएटेड रिस्क है, राइट, ताकि सेंट्रल बैंक इसका ध्यान रख सके, ठीक है. देन यू कम टू बेसल 3 नॉर्म्स, राइट. उससे पहले एक बार ये देख लीजिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, कार क्या है. सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कार, इज सिंपली द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स, ठीक है. सिंपल टर्म्स में अगर हम डिफाइन करना चाहें, कार है ना, फॉर्मूला भी लिखा है, कार इज टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल, टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स ऑफ द बैंक. Risk-weighted assets of the bank. Remember, risk-weighted assets are those assets which may not come back to the bank itself, है ना. ऐसा पैसा जो शायद बैंक के पास वापस ना आए, है ना. तो obviously if this denominator is increasing, अगर ये denominator बढ़ता है, right, if risk-weighted assets keep increasing, then CAR will go down.
car will tend to decrease, right? So under Basel norms we specify a limit on car itself. हम स्पेसिफाई कर देंगे कि भैया कार जो है वो 8% तक जा सकता है, 8 तक जा सकता है, 9 तक जा सकता है, ऐसे करके हम मिनिमम कुछ स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट? सो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल इन रिलेशन टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स. मतलब ये तो हो गया टोटल कैपिटल बैंक का, टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल, राइट? एंड दिस कार इटसेल्फ इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक and bank regulators to prevent commercial banks from taking excessive leverage and becoming insolvent in the process itself. ठीक है? So मैंने यहाँ define भी किया what is tier 1 and tier 2 capital. आप देख सकते हैं tier 1 capital is called as core banking capital, right? किसी भी बैंक का जो core capital है जिसमें shareholder equity भी आ गया, retained earnings आ गया, सब कुछ आ गया, right? This is called as tier 1 capital. Tier 2 capital includes your revaluation reserves. Right? This will include hybrid capital instruments. This will include your subordinated term debt. हमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली ये समझिए, राइट? दैट टीयर 1 कैपिटल इज द कोर बैंक कैपिटल, राइट? टीयर 2 क्या है? रीवैल्यूएशन करने के बाद है, राइट? मतलब जो असेट्स रखे हुए थे वो बढ़े हैं, राइट? सो उसे भी हमने ऐड करके लिख दिया है, ठीक है? सो बैंक का ये हो गया हमारे पास टोटल कैपिटल. रिमेंबर न्यूमरेटर कंप्राइजेस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द बैंक and denominator comprises of the risky assets of the bank. Obviously, right, if the denominator keeps increasing, अगर ये denominator बढ़ रहा है इसका मतलब घंटी बज चुकी है, right? खतरे की घंटी बज चुकी है. The bank needs to improve on this particular aspect. ठीक है? Now let's say if I have two banks, right? हमारे पास दो बैंक है, कोई भी बैंक A and बैंक B. If बैंक A has lesser car, right? बैंक A है हमारे पास और इसका कार वैल्यू कम है, जबकि बैंक बी का कार वैल्यू ज्यादा है. सो विच ऑफ देम इज बेटर? अ बैंक विच हैज हायर कार इज ऑलवेज बेटर. रिमेंबर दिस, ठीक है? एक बैंक जिसका कार वैल्यू ज्यादा होगा, राइट, वो बेटर होगा एज कंपेयर टू बैंक विद अ लोअर कार. ठीक, चलो नेक्स्ट वी कम टू बेसल 3. सो बेसल 3 नॉर्म्स क्या है? सो बेसल 3 नॉर्म्स दे वर ब्रॉट इन 2010 right after your global financial crisis, है ना? So you know what happened in global financial crisis? There was spillover effect in the economy where banks, investment banks, they faced trouble with respect to their investments. And with respect to banking sector, right, which faced major problem in global financial crisis, one thing was very much clear that even though after bringing in these supervisory guidelines and bringing good practices, banks, they are still vulnerable, है ना? Banks अभी भी vulnerable हैं with respect to shocks. So in 2010, Basel 3 guidelines were brought in. Obviously, this is coming after GFC. So if I have to compare out of the three, Basel 1, 2, 3, which one is the most stringent with respect to banking sector? It is going to be Basel 3 itself. So these guidelines, they were introduced as a response itself to financial crisis of 2008. So it was specified that banks now need to maintain a minimum capital adequacy requirement of, increase किया. So minimum capital requirement of 10% of risk weighted assets. 8 था, 8 से 10 कर दिया गया, right? So guidelines, they aim to promote a more resilient banking system by focusing on 4 vital banking parameters. That is your capital, सेकेंड लेवरेज, थर्ड इज फंडिंग एंड फोर्थ इज लिक्विडिटी. तो बैंक को 4 चीजों पे फोकस करना है. कैपिटल सफिशिएंट रहे, लेवरेज कम करे, राइट, फंडिंग जो है वो एम्पल रहे, और लिक्विडिटी जो है, राइट, लिक्विडिटी जो है वो मेंटेन करे बैंक. ठीक है? सो दीज आर द 4 गाइडलाइंस टू एंश्योर दैट बैंकिंग सिस्टम रिमेन्स रेजिलियंट. ठीक है? सो दिस इज योर बेसल 3 नॉर्म्स. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Basel 3 सबसे stringent है, and you can also take a look at this. Basel 1, Basel 3 में क्या क्या हमारे पास pillars है? Pillar 1, 2 and 3. So Pillar 1 focuses on enhanced minimum capital and liquidity requirements. Pillar 2 focuses on enhanced supervisory review process for firm-wide risk management and capital planning. And Pillar number 3 focuses on enhanced risk disclosure and market discipline. ठीक है? So these are the 3 pillars that we have for Basel 3 norms.
So guys, I have a few questions based on the banking system itself, right? तो ये कुछ सवाल हैं जो आप आंसर कर सकते हैं. So the very first question that we have is consider the following statements. Statement हमें दो दे रखे हैं. पहला कह रहा है capital adequacy ratio, CAR is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that banks incur if the account holders fail to repay dues, right? Minimum amount of money है जो banks को maintain करना है in the form of their own funds to offset any kind of loss that banks incur if the account holders fail to repay their dues. Second कह रहा है that CAR is simply decided by each individual bank, है ना. सो हम देख सकते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कार जो है ना, वो अपने आप में क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द बैंक, टोटल कैपिटल ऑफ द बैंक सॉरी, डिवाइडेड बाय द रिस्क वेटेड एसेट्स इटसेल्फ, है ना. तो एक तरह से क्या हुआ, यही हुआ पैसा जो बैंक को रखना है अपने पास इन द फॉर्म ऑफ इट्स ओन फंड्स सो दैट इट कैन ऑफसेट एनी काइंड ऑफ लॉस दैट बैंक्स में इनकर इफ द अकाउंट होल्डर्स दे फेल टू रिपे देयर ड्यूज, है ना. सो कार की जो डेफिनेशन है ये तो सही है एक तरह से, राइट. लेकिन ये जो कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट दैट कार इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक, है ना, कार इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक, दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग. ये तो हम बिल्कुल ही काट सकते हैं, ठीक है. पहले वाले में भी अगर आप जाएं देखें तो कार को हम ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं वैसे, राइट. वी डेफिनेटली डू नॉट डिफाइन कार इन दिस फॉर्मेट. वी से कार इज सिंपली, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज सिंपली योर the ratio of total capital of the bank, है ना, divided by its risk weighted assets. तो पहली बार देखने में लग सकता है कि ये स्टेटमेंट शायद सही हो, ठीक है. लेकिन अगर आपने देखा है, पढ़ा है पैरामीटर, तो आपको पता होगा दिस इज सिंपली टोटल कैपिटल ऑफ द बैंक, टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय द रिस्क वेटेड एसेट्स ऑफ द बैंक, ठीक है ना, रिस्क वेटेड एसेट्स ऑफ द बैंक. और ये जो डेफिनेशन दी है ना इसने, इट इज नॉट ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, राइट. स्टेटमेंट नंबर 1 भी गलत है, इट इज इनकरेक्ट. ये जो डेफिनेशन दी है इसने, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज फ्री कैपिटल ऑफ द बैंक. सो फ्री कैपिटल ऑफ द बैंक इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स नीड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स आउट ऑफ देयर प्रॉफिट्स टू ऑफसेट एनी काइंड ऑफ लॉस दैट बैंक्स में इनकर if their assets, let's say if the loans or advances that they have given, so if they fail to recover money from those assets, then in order to repay the dues, repay the depositors, they need to maintain certain amount of money. That is called as free capital. तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ना, वो देखने में सही लग सकता है लेकिन है गलत, ठीक है. तो डेफिनेशन पे जाना, डेफिनेशन के हिसाब से काट दिया. सो ये जो दिया हुआ है पूरा का पूरा, दिस इज नॉट कार, दिस इज नॉट कार एग्जैक्टली, दिस इज कॉल्ड एज फ्री कैपिटल. फ्री कैपिटल, इसी को हम कहते हैं रिस्क एब्जॉर्बिंग कैपिटल ऑफ द बैंक. This is also called as risk absorbing capital of the bank. Risk absorbing capital of the bank. So I can say my statement 1 is incorrect, statement 2 is incorrect, thereby the answer should be D, neither 1 nor 2. जवाब होना चाहिए D, neither 1 nor 2. Second question है, which of the following statements best describes the term scheme for sustainable structuring of stressed assets that were recently seen in the news. ऐसे assets, right, की structure sustainable structuring की जा रही है, stressed assets की पूछ रहा है. ये हमने term कहाँ पर देखी है, right. So S4A, this was a scheme that was brought in, right. So ये early 2016 में लाई गई थी और इस scheme के तहत the objective of the central bank was that if any, let's say, company is facing, any kind of corporate entity is facing genuine problems, then we can restructure the asset, stress asset, right. So banks को encourage कर रहा था कि banks अगर देख रहे हैं that if it is a genuine case where a company is facing problem, right, because of, let's say, slowdown in the sector or infrastructure project not being completed on time, then in that case sustainable structuring can be done, right. तो restructure करें लेकिन sustainable हो, मतलब restructure करने के बाद payment आती रहे, ठीक है. So out of these 4 if I look at it, पहला कह रहा है procedure for ecological cost of developmental schemes, नहीं, ये तो नहीं है,
right? Then third, if I look at it, it is a disinvestment plan. No, it is not a disinvestment plan. Fourth, it says it is an important provision in the insolvency. No, it is not an important provision in the insolvency bankruptcy code. It is simply a scheme of RBI for reworking the financial structure of big corporate entities which are facing genuine difficulties. ठीक है ना, जो लोन्स लिए हैं इन कंपनीज ने उनको रिस्ट्रक्चर करने की बात हो रही है, किस तरीके से इनको ठीक किया जा सकता है. ठीक है. देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 टॉक्स अबाउट बेसल 3 अकॉर्ड. बेसल 3 की बात करता है, ऑफन सीन इन द न्यूज. इट सीक्स टू, सो बेसल 3 क्या करेगा? ये 4 ऑप्शंस. ऑप्शन ए सेज डेवलप नेशनल स्ट्रेटजीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. गलत है तो, राइट? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एनवायरमेंट में पता चला गया है. थर्ड कह रहे हैं रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बट प्लेसेस अ हेवियर बर्डन ऑन डेवलप्ड कंट्रीज. नो, राइट? Fourth, it says transfer technology from developed countries to poor countries to enable them to replace the use of chlorofluorocarbons. नहीं, ये भी नहीं है, right? ये भी नहीं है. So it is simply B, improve the banking system's ability to deal with financial and economic stress and improve risk management. ठीक है? So third is the possible answer for this. Next I come to question number 4. So question number 4 says priority sector lending by the banks in India constitutes the lending to, है ना? ये तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन. PSL की बात कर रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या क्या आ सकता है? सो एग्रीकल्चर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस आ सकता है. वीकर सेक्शंस ऑफ द इकोनॉमी आ सकता है, राइट? देयर बाय प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर वी कैन हैव ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव. सो दिस कैन बी माई पॉसिबल आंसर.